हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केस स्टडी क्वेश्चन लॉ एंड एथिक्स के। दोस्तों, लॉ एंड एथिक्स के पेपर के अंदर लास्ट के दो क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी टाइप आते हैं, जिसमें काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि यार देखिए, हम आंसर तो लिख लेंगे पर समझ नहीं आता कि हम इस आंसर को लिखे कैसे, कैसे लिखने का तरीका क्या है, और समझे कैसे, और कैसे हम समझे कि यार ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा। तो दोस्तों, इसी के लिए आज की ये वीडियो होने वाली है। ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा कि किसी भी केस स्टडी को लिखते कैसे है, एंड फिर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लिए है 2000 दिसंबर 23 का मॉक टेस्ट पेपर और क्वेश्चन पेपर। दिसंबर जून 24 का मॉक टेस्ट पेपर और क्वेश्चन पेपर, और दिसंबर 24 का मॉक टेस्ट पेपर। तो ये 3 अटेम्प्ट के पेपर लिए गए हैं। 3 अटेम्प्ट में 6 मॉक टेस्ट पेपर है और 2 क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि दिसंबर का भी होगा। ठीक है जी। तो ये पेपर लिए हैं। इन पेपर के करने के बाद हम इतना एबल हो जाएंगे कि हाँ, कोई भी केस स्टडी आएगा तो हमें ये दिक्कत नहीं आएगी कि हम किस तरीके से उसको लिखें। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जो केस स्टडी होती है वो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन से आसान होती है, बट उसमें सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है कि पढ़ने के बाद ये कौन से चैप्टर या कौन से कॉन्सेप्ट है वो पता लगा लो। बस बस यही पता लगाना मुश्किल होता है। बाकी एक बार पता चल जाए तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आता है तब तो आप कर लोगे, और जब आता नहीं है तो फिर लिखोगे कैसे, है ना। ठीक है। केस स्टडी में आपको अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं भी आता, थोड़ा बहुत आता, और आपने कंक्लूजन एंड में अच्छा दे दिया, सही दे दिया, तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह कि कुछ भी नहीं मिल रहा, मिल जाता है। अच्छा, और चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो केस स्टडी वाली जो सीरीज है दोस्तों, ये 3 से 4 वीडियो जाएगी, और इसमें मैं 30-30 मिनट्स की वीडियो लूंगा, ज्यादा लंबी नहीं लूंगा। 30-30 मिनट की वीडियो में 3 से 4 वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। टोटल मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं, वो टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने टोटल क्वेश्चन रख रखे हैं। ये सारी केस स्टडी टाइप है। और ये आपको मैंने जैसे कि कहा कि दिसंबर 2023 का एग्जाम से लेकर जो दिसंबर 2024 तक के जितने भी पेपर हुए, मॉक टेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर, वो सारे आपको यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। अब जो केस स्टडी है हमारा, उसमें टोटल 14 क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाले हुए हैं। 14 के 14 क्वेश्चन हम इधर ही सीरीज के अंदर करने वाले हैं, केस स्टडी सीरीज के अंदर। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्टर चैप्टर से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जितने भी केस स्टडी है पहले वो कराऊंगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, एंड देन फिर नेगोशिएबल से रिलेटेड, क्योंकि यही 3 से रिलेटेड केस स्टडी पूछी जा रही है। उन मतलब इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है वो इन्हीं 3 से पूछा जा रहा है। डायरेक्टर चैप्टर से, कंपनीज एक्ट से बेसिकली, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और नेगोशिएबल से पूछ लेता है कभी कभी। तो सर, सबसे पहला हमारा केस स्टडी आता है सेकंड वाला, जो हमारा डायरेक्टर चैप्टर से है। अब देखिए, ये केस स्टडी है। करने से पहले पहले आपको समझा देता हूँ क्या है केस स्टडी का कंसेप्ट, क्या है, कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट। फिर एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, और पूरी सीरीज देखने के बाद फिर मुझे बताना आप क्या आपको अब समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले केस स्टडी लिखने का तरीका बिल्कुल यूनिक तरीका है, मुझे मेरे टीचर ने सिखाया, मैं अब आपको फॉलो करूंगा। कल को आप टीचर बनोगे तो आगे इसको फॉलो कर देना, मतलब बढ़ा देना आगे। केस स्टडी लिखने का तरीके में 3 तरीके होते हैं। पहला आता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन हमें दी गई है केस स्टडी के अंदर, ये सिचुएशन किस कॉन्सेप्ट या किस चैप्टर से बिलोंग करता है, जिससे हमें एग्जामिनर को हमें पता चल जाए। पहले वाला डालने का पर्पस ये होता है कि एग्जामिनर हमें जो ये देखकर पता लगा ले, हमारा आंसर शीट देखकर पता लगा कि भाई स्टूडेंट को पता है, भाई किस कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट ने कोई तुक्का नहीं भेड़ा हुआ, किस कॉन्सेप्ट से आता है, किस चैप्टर से बिलोंग करता है, पता हुआ है। और अगर सेक्शन याद है तो बात ही अलग है, फिर तो आप महान बन जाते हो। बाकी इंटरमीडिएट लेवल पे सेक्शन याद करने की नीड नहीं रहती। नहीं भी लिखोगे तो आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। तो पहला आता है रेफरेंस, कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन किस चैप्टर या किस एक्ट से बिलोंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। हमने एग्जामिनर को बताया ये पर्टिकुलर सिचुएशन, और आप मेरे साथ साथ लिखेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन किस चैप्टर, अगर चैप्टर लिखना है तो वो लिख लो, किस सेक्शन, अगर सेक्शन याद है तो वो लिख लो, नहीं याद है तो मत लिखना, और किस एक्ट से बिलोंग कर रहा है। एक्ट तो लिख ही लोगे।
चैप्टर की जगह लिखो किस कॉन्सेप्ट से बिलोंग कर रहा है, चैप्टर मत लिखो, लिखो किस कॉन्सेप्ट से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास जो केस स्टडी आया है वह है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड आपके पास केस स्टडी है, तो लिखेंगे कैसे, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या लिखा, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपका केस स्टडी बिलोंग करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट से तो ऐसे लिखना, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे लिखना है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का आ गया फ्री कंसेप्ट से तो ऐसे लिखना है, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस तरीके से। तो रेफरेंस देने का पर्पस होता है कि जो सिचुएशन आपने हमसे पूछी है वो सिचुएशन आप किस कॉन्सेप्ट से और किस एक्ट से बिलोंग कर रहा है। दूसरा आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अब ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन वो है जो एक्चुअली में आपके मॉड्यूल में लिखा होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कंसेप्ट जब आप उठाओगे मॉड्यूल से तो उस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में क्या लिखा है एग्जैक्टली लिखना है आपको, मतलब ये प्रोविजन है लॉ का, जिस कॉन्सेप्ट से आपसे पूछा गया उसका एक्चुअल प्रोविजन क्या था, एक्चुअल क्या कानून है उसका, वो आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजन में लिखना है। मतलब एक्चुअल प्रोविजन आपको लिखना है रिलेटेड टू दैट सिचुएशन। एक्चुअल प्रोविजन रिलेटेड टू दैट केस स्टडी, जो भी केस स्टडी आपको दी गई है उस केस स्टडी में आपका एक्चुअल प्रोविजन है क्या। जैसे कि मेरे से बोला गया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में कुछ केस स्टडी बना दी, कुछ सिचुएशन दे दी, अब उसका कंक्लूजन नहीं देना मुझे यहाँ पर, वो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट छाप देना है यहाँ पर, बस कंक्लूजन देना है एंड में कि भैया अब आपका आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड आंसर एंड कंक्लूजन उस केस स्टडी से रिलेटेड लास्ट में लिखना है। तो 3 स्टेप में हम अपने केस स्टडी को बांटते हैं, पहला रेफरेंस, दूसरा स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो कॉन्सेप्ट से आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है वो इस कॉन्सेप्ट का जो स्टैट्यूटरी एक्चुअल प्रोविजन है वो ये है। ठीक है जी। एंड तीसरा आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें वो देना होता है जो एक्चुअल हमसे पूछ रहा है केस स्टडी के अंदर कि भाई कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपके बिहाफ पर क्या आंसर होना चाहिए वो। तो योर ऑन आंसर यहां पर आएगा। यहां पर अब आपको लॉ की लैंग्वेज नहीं लिखनी, यहां पर अब आपको अपनी लैंग्वेज लिखकर योर ऑन आंसर अपनी लैंग्वेज में इसको आप लिख सकते हैं, जो आंसर पूछा गया वो कर सकते हैं। मैं यही चीज आपको समझाऊंगा एक क्वेश्चन के साथ, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है जी, आइए समझ में आ गया तीनों का मतलब क्या है। अब जब भी केस स्टडी आएगा, किसी भी लेवल की केस स्टडी आ जाए, कोई भी चैप्टर की केस स्टडी आ जाए, 3 पॉइंट से आप अपनी केस स्टडी को डिफाइन करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, पहले तो मैं कंपनी जेड के सारे क्वेश्चन कराऊंगा एंड देन फिर मैं आपको फर्दर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर वरुण एज एन एडिशनल डायरेक्टर टू लुक आफ्टर द जनरल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कंपनी के जो बोर्ड है, डायरेक्टर का बोर्ड है, उस एबीसी लिमिटेड की कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने अपॉइंट करा मिस्टर वरुण को, ठीक है, एज एन एडिशनल डायरेक्टर, और उसका काम था कि वो जनरल ऑपरेशन देखेगा कंपनी के। ठीक है। लेटर अ शेयर होल्डर मिस्टर अरुण, जो एक शेयर होल्डर था मिस्टर अरुण, चैलेंज द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसने डिसीजन को चैलेंज कर दिया कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिया है ना, एडिशनल डायरेक्टर हायर करा मिस्टर वरुण को, वो सर गलत है, उसका चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने का मतलब आपने गलत डिसीजन लिया। शेयर होल्डर मिस्टर अरुण नाम का शेयर होल्डर ने, ठीक है जी। एंड फाइल अ केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब उसने क्या करा, केस फाइल कर दिया भैया कि भैया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया है वो तो गलत डिसीजन है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है मिस्टर अरुण स्टेटेड इन हिज पिटिशन दैट, मिस्टर अरुण ने अपनी पिटिशन में क्या लिखा, मिस्टर वरुण इज नॉट कॉम्पिटेंट एज ही डज नॉट होल्ड एनी प्रोफेशनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन। मिस्टर अरुण ने कहा कि देखिए सर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो डिसीजन है मिस्टर वरुण को एज एन एडिशनल डायरेक्टर हायर करना, तो इसने अपने मिस्टर अरुण ने कहा कि उसने पिटिशन में डाला कि भाई देखो जो मिस्टर वरुण है उसके पास कोई भी प्रोफेशनल या एकेडमिक डिग्री नहीं है और वो एबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब वो एलिजिबल नहीं है डायरेक्टर की पोजीशन में होल्ड करने के लिए। भाई अब भाई मान लो कोई पर्सन है, ना तो उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, ना हो उसके पास एकेडमिक डिग्री है, फिर भी उसको एडिशनल डायरेक्टर बना दिया भैया,
तो भैया इस केस के मिस्टर शेयर होल्डर ने केस कर दिया भाई कंपनी के ऊपर, कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर। स्टेट विद द रीजन, अब आपको बताना, अब आपका यहाँ क्वेश्चन आएगा और आपका कंक्लूजन यहाँ से चालू होगा। स्टेट विद द रीजन, रीजन इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, रीजन इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, whether the board of director of the ABC Limited should review and change its decision on the appointment of Mr. Barun। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहला क्वेश्चन पूछा, ये कंक्लूजन का पार्ट है, पहला क्वेश्चन पूछा क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस क्या कहते हैं अपने डिसीजन को रिव्यू करके चेंज करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ब्रून, और स्टेट ब्रीफली दैट द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन द कंपनी एज लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट 2013 इफ एनी। अब आपको बात सीधा सीधा दिख गया कि देखो मिस्टर बरून स्टेट ब्रीफ, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। कंक्लूजन दो देने पड़ेंगे, पहला हो गया एंड स्टेट ब्रीफ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा छापना है, बस कहानी है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का कंसेप्ट छापना है। देखिए करना कैसे, सबसे पहले लिखूंगा रेफरेंस, रेफरेंस में लिखेंगे दिस प्रेजेंट सिचुएशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट appointment of director, from the concept of appointment of director of Companies Act 2013 of Companies Act 2013। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपके पास स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आपको दो चीजें लिखनी है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आपको दो चीजें लिखनी है, एक तो आपको पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, मैं नहीं लिखने वाला यहाँ पर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं क्यों लिखूंगा यार, आप पेपर आपको याद है ना अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर पेपर में लिख कर आना, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कंक्लूजन लिखवाने सिखा रहा हूँ, मैं आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजन कुछ भी नहीं लिखवाने वाला, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी प्रोविजन तो आपको बुक से लिख कर लिखना है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में पहला आपको ये बताना है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बता दो पूरा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बता दिया मैंने स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, ठीक है सर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अब देखिए मेरे को आपको ये बताना है एक चीज, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तो बहुत लंबा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बहुत बड़ा है, और उसके अंदर क्या सारे पॉइंट लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के, नहीं, वो पॉइंट उठाकर लिखना जो पॉइंट आपको लग रहा है ये केस स्टडी के लिए जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इसके अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के अंदर एग्जांपल, पहले तो आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजन में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में लिखना है पूरा का पूरा, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए सर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की क्या कंडीशन, ऐसे पूरा ही पूछ रहा है। तो कहता है ब्रीफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ओहो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्टर, सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन बतानी है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता हूं। हेलो, हाँ, स्कूटी भाई वहां पड़ी है पार्किंग में, मैं क्लास में हूँ, जाके ले, 9:30। हाँ हाँ निकल जाएगी, चाबी ले जाइए घर से। या एक काम करता हूँ मैं ही लिखवा देता हूँ, एज पर दी कंपनीज एक्ट, एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013,
कंपनीज एक्ट 2013 के तहत डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर की पोस्ट के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा कि डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए अगर वो डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करना चाहता है। कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करना चाहता है तो उसके लिए इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कहीं पर नहीं। देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, देयर इज नो प्रोफेशनल और अकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। आप सीधा सीधा ले सकते हैं भैया, डायरेक्टर की पोजीशन के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिखिए, द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी प्रोफेशनल और academic qualification for director. As per the Companies Act 2013, does not prescribe the academic or professional qualification for director. Unless the article of association article of association is stated, मतलब वैसे तो देखो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्टर की पोजीशन के लिए, अनलेस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टेटेड। मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर लिखा हुआ है कि डायरेक्टर की पोजीशन के लिए भैया सीएमए ही होना चाहिए या सीए ही होना चाहिए, सीएसी होना चाहिए, तब तक कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब एओए कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, वहां कंपनी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में वहां पर डाल दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर वहां पर डाला हुआ है और फिर भी आप उसको क्या कहते हैं बिना क्वालिफिकेशन के हायर कर रहे हो, तब तो ये गलत है। पर ऐसे हमारा को केस स्टडी में नहीं बताया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या है डायरेक्टर के लिए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा कि कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि भैया देखो कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है ऐसी क्वालिफिकेशन या फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डायरेक्टर की पोजीशन के लिए। अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कोई पोजीशन या कोई क्वालिफिकेशन, तो उसको करके ही आप डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, अनलेस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टेटेड। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो करना पड़ेगा सर, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी नहीं बताया हुआ है। तो आप यहां पर खुद अपने आप से भी बना के लिख के आ सकते हो, जैसे कि एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन देयर इज नो क्वालिफिकेशन स्टेटेड, मतलब लिखे हुए इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो it is clear that there is no need of any academic or professional qualification for director. क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर, तो देर इज नो अकेडमिक। हाँ, ये हमने स्टैट्यूटरी प्रोविजन लिख दिया अपना। अब इसके बाद अपना सोल्यूशन आप दे सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या देंगे, ये हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो गया रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब कंक्लूजन में हमसे जो पूछा गया था वो कंक्लूजन, ये होता है मेन पार्ट। इसके भी नंबर होते हैं, इसके भी नंबर होते हैं, पर इसके कोई नंबर नहीं होते, इसके नंबर नहीं होते। ये आपको सिर्फ एग्जामिनर को अच्छा दिखाने के लिए, प्रेजेंट अच्छे सेशन करने के लिए होता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं एंड कंक्लूजन पे। देखिए कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि आपको क्या क्या, इधर देखो क्वेश्चन से कंक्लूजन निकलता है। स्टेट विद द रीजन वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बीसी लिमिटेड शुड नॉट रिव्यू एंड नॉट चेंज इट डिसीजन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर वरुण, है ना भाई। वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा
अपना रिव्यू भी नहीं करेगा, ना तो देखेगा ना ही रिव्यू करेगा, ना ही अपना डिसीजन चेंज करेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती ही नहीं डायरेक्टर की पोजीशन के लिए, और ना ही आर्टिकल वर्जन में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए इसके। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड शुड नॉट रिव्यू, क्वेश्चन से ही देख लो ना पूरा पूरा, शुड नॉट रिव्यू, इसी को तो राइटिंग प्रैक्टिस कहते हैं, शुड नॉट रिव्यू। क्या लिखा हुआ है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कहां लिखा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड शुड नॉट रिव्यू कर देना एंड चेंज इट्स डिसीजन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर बोर्न। चेंज इट डिसीजन, हाँ चले गया ऊपर। Should not, the board of directors should not review and change its decision for appointment of Mr. Barun as an additional director. As an additional director, बिकॉज नहीं लिखना यहाँ पर, कंक्लूजन में बिकॉज मत लिखना। क्यों भाई? रीजन दे चुका हूं ऊपर, मैं क्यों फिर दोबारा बिकॉज करके फिर ये लिखूं? बिकॉज का मतलब क्या होता है? रीजन। कई बार स्टूडेंट कंक्लूजन बिकॉज लिखते हैं, बिकॉज, अरे भाई बिकॉज तो ऊपर लिख चुके हैं ना आप। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में क्या बताया आपने एग्जामिनर को? आपने यही बताया कि भैया देखो कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ सीधा सीधा अपना आंसर दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिव्यू और चेंज नहीं करेगा अपना डिसीजन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मिस्टर बरुण को एज एडिशनल डायरेक्टर, एंड द कोर्ट केस फाइल्ड बाय द कोर्ट केस filed by Mr. Arun is not supportive। ठीक है जी। हाँ, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता कि भैया देखो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपने नहीं की होती, तो फिर इसका ये सपोर्टिव रहता, इसने सही केस का फाइल करा। ठीक है जी, एंड दिस इज योर आंसर। पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें। समझ में आया कैसे लिखते हैं? क्लियर हो गई चीजें आपको अब? ठीक है सर, और प्रैक्टिस करते हैं। चलो आओ, पहले मैं आपको कंपनी जेट के कराऊंगा, फिर मैं आपको उसके करा दूंगा। ये भी मैंने देखो अभी फोन से बनाए हैं सारे के सारे, कॉपी पेस्ट करते करते। दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। मिस्टर दिलीप कुमार, अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी कंपनी, रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। मिस्टर दिलीप कुमार है, एबीसी कंपनी के डायरेक्टर है, और इन्होंने रिजाइन करा ऑफिस से, एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 15/4/2023, 15 अप्रैल 2023 से उन्होंने इफेक्ट रिजाइन कर दिया बाई टेंडरिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू द चेयरमैन ऑफ एबीसी कंपनी। ठीक है जी, 15 अप्रैल को एक रेजिग्नेशन लेटर कंपनी को चेयरमैन को दे दिया। द लेटर रीच टू डेस्क ऑफ द चेयरमैन 25 अप्रैल 2023। ओहो, यहाँ तो गड़बड़ हो गई भाई। इसने रिजाइन दे दिया था 15 तारीख को, 15 तारीख को लेटर भेज दिया था चेयरमैन को 15 तारीख को। तो मैं मिस्टर दिलीप हूं, मैंने 15 तारीख को लेटर भेज दिया था, आप चेयरमैन हो, आपके पास 25 तारीख को पहुंचा। मिस्टर दिलीप कुमार डिड नॉट फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन अलोंग विद द डिटेल रीजन फॉर द रेजिग्नेशन टू द रजिस्ट्रार। और मिस्टर दिलीप ने भी भाई रजिस्ट्रेशन की कॉपी डिटेल रीजन के साथ रजिस्ट्रार आरओसी को जमा नहीं कराई। क्या करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, ये भी एक बड़ा मैटर है। फिर द बोर्ड डिड नॉट एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड दैट सेम लेटर हैज नॉट बीन फॉरवर्डेड टू रजिस्ट्रार। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि देखो भाई, हम तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपने आरओसी को भी बताना चाहिए था और आपने नहीं बताया, इसलिए हम इस ग्राउंड पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं। मिस्टर दिलीप कुमार आर्ग्यूज, कहता क्यों नहीं लोगे भाई, दैट ही नीड नॉट टू सेंड द लेटर टू रजिस्ट्रार, उसको रजिस्ट्रार को लेटर सेंड करने की जरूरत ही नहीं होती, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो ऐसा कहने लगा कि
कि भैया देखो कोई लेटर साइन करने की जरूरत ही नहीं आरओसी को, मैंने आपको दे दिया, बात खत्म। नीड नॉट टू सेंड द लेटर टू रजिस्ट्रार, हेंस हिज रेजिग्नेशन बी एक्सेप्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अप्रैल 2013, एनालाइज द सिचुएशन एंड डिस्कस। अब सिचुएशन क्या ये सही कह रहा है, क्या कंपनी सही कह रही है, या मिस्टर आपके पास दिलीप कुमार सही कह रहा है? इसके लिए आपको प्रोविजन पता होना चाहिए कि क्या भैया रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर के लिए क्या क्या कंसेप्ट होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर के लिए क्या क्या कंसेप्ट होता है। इसके लिए मैं आपको एक नोट्स की कॉपी खोल देता हूँ, तभी मजा आएगा। एक मिनट देना मुझे, है? चलिए इसको देख लेते हैं एक बार कि कैसे करना है। सर देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपको प्रोविजन पता होना चाहिए कि भाई जो डायरेक्टर है, अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन लेटर अपने चेयरमैन या बोर्ड को दे दिया, कंपनी को दे दिया, तो क्या उसको फर्दर आरओसी को भी जमा कराना होता है? तो दोस्तों पहले ऐसा होता था कि आरओसी को भी आपको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेटर डायरेक्टर का जमा कराना होता था, फीस के साथ DIR11 फॉर्म, DIR11 फॉर्म भरकर फीस के साथ जमा कराना पड़ता है। पर कुछ अमेंडमेंट आने के बाद ये अब हट गया था, और अब इस केस के अंदर कोई भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन लेटर का जो आपने कंपनी को दे रखा है डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन, अब वो रजिस्ट्रेशन लेटर आरओसी को जमा नहीं कराना होता। तो ये अमेंडमेंट के साथ चेंज हो गया था। एक आपके पास वो हुआ था इसमें केस लो था, उस केस लो का नाम आप लिख सकते हैं, बाकी यार नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ वही फाइनल लेवल होता तो मैं कहता कि नाम भी लिखो, बट नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा कह लो। पहले तो रेफरेंस लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, रेफरेंस, this present situation has been taken, the present situation has been taken from the concept of resignation of director of the Companies Act 2013। स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आपको लिखना है प्रोविजन। देखिए ये प्रोविजन के लिए आप मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे सीधा सीधा कहूँगा कि भाई अपनी लैंग्वेज में ना लिखे, मॉड्यूल को ही आप फॉलो कर लीजिए। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ मॉड्यूल का, और वो पेज नंबर से आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है वो लिख लो। देखिए मॉड्यूल में जब आप देखेंगे पेज नंबर आना 400, पेज नंबर है 442 का, मॉड्यूल का पेज नंबर है 442। देखिए ये सर ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना, पेज नंबर 442, और मैं लिखवा के पढ़ा भी देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऐसा लगे या स्टैट्यूटरी प्रोविजन, बस लिखवा नहीं रहा, पढ़ाऊंगा पूरा। देखो क्या लिखता है, पेज नंबर 442 खोल लीजिए मॉड्यूल का। द डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग अ नोटिस इन रिटर्न टू द कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका मतलब, पहले का मतलब है कि डायरेक्टर क्या कर रहा है, रिजाइन दे रहा है कंपनी को। सिर्फ एक नोटिस अगर कंपनी को भेज देगा तो वो रिजाइन दे सकता है कंपनी को, ठीक है जी। ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस, जब कंपनी को वो नोटिस मिल जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, सेल टेक अ नोटिस फॉर सेम एंड कंपनी सेल इंटीमेट द रजिस्टर इन सच अ मैनर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो नोटिस लेकर उस नोटिस का इंटीमेशन आरओसी को देंगे कि भैया हमें ये डायरेक्टर का रजिस्ट्रेशन लेटर मिला है विद इन सच टाइम एज मे प्रिस्क्राइब, ठीक है जी। यहां तक आप ये लिख देंगे। पहला पॉइंट आप लिख लेना, यहां पर दे रखा है पहला पॉइंट, तो पहला पैराग्राफ आप लिख देना अप टू इंटीमेशन इन द रजिस्ट्रार, बस इन सच अ मैनर तक लिख दीजिएगा। अब सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ वो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्टर में आल्सो फॉरवर्ड अ कॉपी, द डायरेक्टर में आल्सो फॉरवर्ड, डायरेक्टर जो रिजाइन कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करनी होगी कॉपी अपने रजिस्ट्रेशन के साथ, अलोंग विद द डिटेल रीजन जो पहले चल रहा था, फॉर द रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्टर विद इन 30 डे फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। मतलब डायरेक्टर को आरओसी को भी देनी होगी अपनी रजिस्ट्रार की, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टर ने जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जो डायरेक्टर रिजाइन दे रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेटर और आरओसी को जमा कराना होगा, उसकी कॉपी भी फॉरवर्ड करनी होगी 30 दिन के अंदर अंदर, फीस के साथ फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। बट क्या हुआ, लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ, लास्ट में पहला पैराग्राफ लिखना है इसके अंदर और लास्ट में लिखना। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है
इन सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 का केस है। इसमें लिखा है इट वाज हेल्ड दैट अ डायरेक्टर कैन रिजाइन जस्ट बाय सेंडिंग इन अ रिटन लेटर इनफॉर्म आइदर द चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। बस डायरेक्टर को बस और बस क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन लेटर या तो चेयरमैन या सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी को देना है, बस उतना दे देगा, डायरेक्टर काम खत्म। कोई भी काम, कोई भी डायरेक्टर को कॉपी फॉरवर्ड नहीं करनी आरओसी को। ये यहाँ पर इस केस लॉ के तहत ये इसका डिसीजन चेंज हो जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यार, अमेंडमेंट आई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये केस लॉ लिख कर आना, इन सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट वाज हेल्ड दैट, मैं लिख देता हूं। अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको ये याद नहीं केस लो तो मत लिखना। इन द फेमस केस लो इट वाज हेल्ड दैट, ऐसे लिख देना, ठीक है। इट वाज हेल्ड दैट, in the famous case law it was held that the director held that a director can resign by just a director can resign just by sending a written letter information, a director can resign just by sending a letter resignation letter to the chairman of the company, chairman or secretary of the company। ठीक है सर, ये लाइन आपको लिख दी है यहाँ पर, और लिखने के बाद एक लाइन और आगे नीचे ना, हिज इंटेंशन टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर टू सेट कंपनी ही इज नॉट, और आगे आप लिख सकते हैं इसके अंदर विदाउट सेंडिंग अ नोटिस टू रजिस्ट्रार द कंपनी। ठीक है, इसके आगे लिख देना, तो देर इज नो नीड टू सेंड अ कॉपी, so there is no need to send a copy of resignation letter to the registrar। इन सौमिल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर याद नहीं होगा तो इन द फेमस केस लॉ इट वाज हेल्ड दैट अ डायरेक्टर कैन रिजाइन जस्ट बाय सेंडिंग अ रजिस्ट्रेशन लेटर टू द चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। बस इतना कर देगा रजिस्ट्रेशन। अब कोई भी जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन लेटर को आरओसी को जमा कराने की, जो पहले जमा कराना पड़ता था। ठीक है जी, और कंक्लूजन में लिखेगा क्या, कंक्लूजन में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये मेरा कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। द बोर्ड डिड नॉट एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड दैट द सेम लेटर हैज बीन फॉरवर्ड टू द रजिस्ट्रार। द बोर्ड डिसीजन वाज करेक्ट, सीधे लिख देंगे बोर्ड डिसीजन वाज करेक्ट दैट द रजिस्ट्रेशन, द बोर्ड डिड नॉट एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन। नहीं 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 नहीं, बोर्ड का डिसीजन सही थोड़ी है, गलत है क्या, क्योंकि बोर्ड कह रहा है कि आरओसी को लेटर फॉरवर्ड करना पड़ेगा, अब हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। जबकि फेमस केस लो कहता है कि अब आप अगर चेयरमैन को रजिस्ट्रेशन लेटर दे देता है डायरेक्टर, तो वही इनफ हो जाता है, आरओसी को जमा कराने की जरूरत नहीं है। द बोर्ड डिड नॉट एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन लेटर ऑन ग्राउंड दिस वाज रॉन्ग कह देना बस। ठीक है, क्या लिखोगे, द बोर्ड डिसीजन वाज रॉन्ग, सीधा लिख दो, सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, या तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो आपको मन करा वो लिख लो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड डिसीजन वाज रॉन्ग एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन डिस्कस अबव। Therefore, the resignation letter of Mr. Dilip may be accept resignation letter
of Mr. Dilip may be accepted by board from 25 अप्रैल फ्रॉम 25 अप्रैल। सर जिस दिन भेजा उस दिन से नहीं, जिस दिन उसको रिसीव होगा उस दिन से, 25 अप्रैल 2023 से खत्म। एंड यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बट पेज नंबर 442 में जो पहली वाली लाइन थी ना वो जरूर लिखना, उसमें लिखा हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर कोई रिजाइन कर रहा है तो वो रिजाइन जो कर रहा है उसका एक लेटर आरओसी चेयरमैन को देना पड़ेगा, और चेयरमैन उसको आरओसी को इंटीमेट करेगा सेम डे पे, जो भी टाइम प्रिस्क्राइब होगा उस टाइम के अंदर अंदर। ये लाइन लिखने के बाद फिर ये केस लो एंड देन आपको फाइनल कंक्लूजन खत्म हो जाता है। सर यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया। तो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से हम अपनी केस स्टडी लॉ को लिखते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड साथ में अब हमें इसकी और प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं करना, अभी प्रैक्टिस और करनी है। टोटल मुझे आपको लगभग 14 क्वेश्चन कराने हैं, और जितनी भी क्लास लगे हम धीरे धीरे रोज एक क्लास डालेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, पेपर से पहले आपका ये सारा खत्म हो जाएगा, जिससे पेपर में जब अटेम्प्ट करो तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। कोशिश रहे, मेरी पूरी कोशिश रहती है दोस्तों कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करूं, जो चीज कहीं नहीं मिल रही वो मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करूं, तभी तो आप घूम के आपको आगे यार चलो यार सर के चैनल पे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा आज पेपर से रिलेटेड। यही होता है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी प्रोवाइड करूं। बट हो सकता है इस बार लेट इसलिए हुआ क्योंकि यार मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरा लेट हो गया। अदरवाइज मैं इस चीज़ पहले ही प्रोवाइड कर देता। बहुत परेशानी हो गई थी, बीच में बड़ा परेशान हो गया था मैं। आपने देखा होगा कि 16-17 दिन हो गए थे मैंने कोई भी वीडियो डाली, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं वीडियो ना डालूं पेपर में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। पहले आप डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई करो अपने हैंड से, और कोशिश करो कि कितने आप कर पाते हो, और नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी करके हम काफी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अभी आपको चीज समझ में आ गई, अब मुझे ये नहीं लिखवाना, सिर्फ आपको ये और ये प्रोविजन बताना, ये आपको मैं बुक से ही दिखा दूंगा, जिससे आप हमारा जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। क्योंकि देखो ये चीज बुक से ही लिखनी पड़ेगी आपको, ये अलग से मैं नहीं लिखाऊंगी, मेरी लैंग्वेज नहीं आएगी ना अपनी आपकी लैंग्वेज आएगी, ये आएगी सिर्फ बुक की लैंग्वेज, ये और ये हमारी लैंग्वेज पे होगा, और ये तो क्वेश्चन से होगा, जो क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से आंसर प्रेजेंट करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये सीरीज जरूर बेनिफिशियल होगी आपके लिए। पेपर से पहले मैं आपको ये सारी सीरीज का सारे क्वेश्चन करा दूंगा, 14 क्वेश्चन। एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एंड देन पेपर जब देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको फील होगा कि हाँ ये तो करके आए हुए हैं, ये आपको आसान लगेगा। ठीक है सर, मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।